नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, दिवाली 2025। हाँ, दीपावली तो हर साल आती है, पर 2025 वाली कुछ खास होने वाली है ज्योतिष के नजरिए से। बिल्कुल, ये सिर्फ त्योहार की तैयारी नहीं है। हमारे पास जो विश्लेषण है, खासकर दीपावली 2025 का ज्योतिषीय महत्व वाला, वो बताता है कि ये ग्रहों के कुछ बहुत ही दुर्लभ, मतलब रेयर संयोगों का समय है। हाँ, और ये विश्लेषण इशारा कर रहा है कि ये सिर्फ ग्रहों की पोजीशन बदलने जैसी बात नहीं है। इसके मायने शायद काफी गहरे हो सकते हैं। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, जानना है कि 2025 की दिवाली इतनी असाधारण क्यों मानी जा रही है। स्रोत ने एक खास नाम भी दिया है, धर्म प्रकाश युग संधि। सुनने में ये थोड़ा भारी लगता है। हाँ, है तो थोड़ा गूढ़। शुरू में ही थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे कि ये धर्म प्रकाश युग संधि आखिर है क्या। जरूर। देखिए, आसान भाषा में समझें तो धर्म मतलब हमारा कर्तव्य, सही रास्ता, नैतिकता, और प्रकाश मतलब ज्ञान, चेतना, अंधेरे का खत्म होना। ठीक है। और युग संधि वो होता है दो युगों के मिलने का टाइम, एक बड़ा मोड़। तो धर्म प्रकाश युग संधि का मतलब हुआ एक ऐसा ज्योतिषीय पल जब सही कर्म यानी धर्म और ज्ञान यानी प्रकाश, इनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो कि चलो अंधेरे से उजाले की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाओ। ओह, तो एक तरह का कॉस्मिक वेकअप कॉल। दिलचस्प है। हम अक्सर त्योहार मनाते हैं, पर ये सोचना कि उनका ग्रहों की चाल से भी इतना गहरा कनेक्शन हो सकता है, ये वाकई अलग बात है। हाँ, ये कनेक्शन तो हमेशा से माना गया है। तो चलिए इन संकेतों को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले वो जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, शनि और गुरु की युति। सुनने में आया है कि लगभग 500 साल बाद मीन राशि में हो रहा है। शनि और गुरु तो मतलब ज्योतिष के हेवीवेट्स हैं। बिल्कुल, हेवीवेट्स ही हैं। शनि और गुरु दोनों ही बहुत प्रभावशाली और धीमी चाल वाले ग्रह हैं। शनि को हम जानते हैं कर्म, न्याय, अनुशासन, धैर्य, सीमाओं के ग्रह के तौर पर। और बृहस्पति यानी गुरु, वो हैं ज्ञान, धर्म, विवेक, विस्तार, सौभाग्य के कारक। अब जब ये दोनों मीन राशि में एक साथ आ रहे हैं, जो कि गुरु की अपनी राशि है, जल तत्व की बहुत सेंसिटिव और आध्यात्मिक राशि मानी जाती है, तो ज्योतिष में ये एक बहुत बहुत बड़ी घटना है। और इसका मतलब सार क्या है, एक लाइन में अगर समझना हो तो इस 500 साल बाद वाले मिलन का निचोड़ ये है कि अगले कुछ वक्त के लिए हमारे कर्मों का फल, अच्छा या बुरा, शायद ज्यादा तेजी से और ज्यादा साफ तौर पर दिख सकता है। ये शनि गुरु युति एक तरह का कॉस्मिक अकाउंट सेटलमेंट ला सकती है। अकाउंट सेटलमेंट? हाँ, मतलब कर्मों का हिसाब किताब, जहां न्याय शनि और विवेक गुरु मिलकर काम कर रहे हों। इसे कहते हैं कर्म और धर्म का संतुलन स्थापित होना। कॉस्मिक अकाउंट सेटलमेंट, ये थोड़ा डराने वाला भी लग सकता है। क्या मतलब सिर्फ मुश्किलें ही आएंगी या कुछ अच्छा भी है इसमें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मुश्किलें। देखिए, शनि का न्याय हमेशा सजा वाला नहीं होता, वो सिखाता भी है। और जब गुरु साथ हों तो उस न्याय में ज्ञान और समझ भी आ जाती है। अच्छा। तो हाँ, जहाँ गलत कर्मों के नतीजे सामने आ सकते हैं, वहीं अच्छे कर्मों का फल भी उतनी ही तेजी से मिल सकता है। समाज के लेवल पर देखें तो ये सच, न्याय, पारदर्शिता की तरफ झुकाव बढ़ा सकता है। और व्यक्तिगत स्तर पर? पर्सनल लेवल पर ये लोगों को अपनी लाइफ के पर्पस, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। आध्यात्मिक विकास के, जागृति के नए मौके खुल सकते हैं। ये एक बड़े बदलाव, एक युग परिवर्तन का इशारा हो सकता है, जैसा स्रोत बता रहे हैं। समझ गई। तो ये सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी एक बड़ा मोड़ हो सकता है। 500 साल तो वाकई बहुत लंबा टाइम है। क्या ज्योतिषीय रिकॉर्ड्स में इसके पिछले असर के बारे में कुछ ठोस मिलता है या ये थ्योरी है? देखिए, 500 साल पुराने एकदम सटीक और डिटेल्ड रिकॉर्ड मिलना जो आज के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठे, वो मुश्किल है। लेकिन हाँ, इन ग्रहों के नेचर, इनकी पिछली युतियां जो शायद दूसरी राशियों में हुई हों, और मीन राशि के कैरेक्टर के आधार पर यह व्याख्या की जाती है। ये ग्रहों के मूल स्वभाव और उनके आपसी रिश्तों का गहरा विश्लेषण है। मीन राशि में ये युति खासकर आध्यात्मिक और इमोशनल बैलेंस पर ज्यादा जोर देती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आते हैं, जो सुनने में बहुत ही अजीब है, अमावस्या। वो भी 2 दिनों तक, 20 और 21 अक्टूबर 2025 को। स्रोत इसे गुप्त अमावस्या कह रहे हैं। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना,
क्या मतलब एनर्जी डबल या कुछ और? हाँ, ये सामान्य नहीं है और इसीलिए ज्योतिष में इसे खास माना जा रहा है। देखिए, तिथियों की गिनती चंद्रमा की चाल पर होती है। कभी कभी कैलकुलेशन में ऐसा होता है कि एक तिथि सूर्योदय पर शुरू होकर अगले सूर्योदय के बाद तक चलती है, तो वो 2 कैलेंडर दिनों में आ जाती है। अच्छा, इसलिए 2 दिन। हाँ, और जब अमावस्या तिथि के साथ ऐसा हो तो कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में इसे गुप्त अमावस्या कहा गया है। गुप्त क्यों? क्या कुछ छुपा हुआ है इसमें? गुप्त का मतलब यहाँ मिस्टीरियस या हिडन से ज्यादा गहन या अंदरूनी असर वाला है। माना जाता है कि इन 2 दिनों में जो कॉस्मिक एनर्जी है, खासकर अमावस्या वाली एनर्जी जो अंदरूनी सफाई, पितरों से जुड़ाव, नई शुरुआत से जुड़ी है, वो कहीं ज्यादा तेज और असरदार होती है, जैसे एनर्जी का फोकस बढ़ गया हो। तो इस बढ़ी हुई एनर्जी का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? आम इंसान क्या करे इसका? मान्यता यह है कि इस खास टाइम में किया गया कोई भी स्पिरिचुअल काम, जैसे मंत्र जाप, ध्यान, दान या खासकर दीपावली से जुड़ा दीपदान, हाँ, दीपदान। वो सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा फल दे सकता है। एनर्जी लेवल हाई होने से आपकी साधना, आपके अच्छे संकल्प ज्यादा गहराई तक असर कर सकते हैं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी खास दिन नेटवर्क सिग्नल बहुत स्ट्रांग हो तो मैसेज फटाफट पहुंचता है। अच्छा उदाहरण है। कुछ व्याख्याएं तो इसे ब्रह्मांड द्वारा नए युग का दरवाजा खोलने जैसा भी मानती हैं। मानो ये एक स्पेशल मौका हो आध्यात्मिक तरक्की के लिए या किसी रुकी हुई चीज को आगे बढ़ाने के लिए। वाह, साधना और संकल्प के लिए एक बूस्टर डोज जैसा टाइम। अच्छा, हमने कर्म और आध्यात्म की बात की, लेकिन दीपावली तो पैसे रुपए समृद्धि से भी जुड़ी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में स्रोत पुष्य नक्षत्र का जिक्र करते हैं। दीपावली से ठीक पहले खरीदारी के लिए इसे बेस्ट मुहूर्त मानते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, पर 20-25 में इसमें क्या खास है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पुष्य नक्षत्र को तो नक्षत्रों का राजा कहते हैं। खरीदारी, इन्वेस्टमेंट, कोई भी शुभ काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। इसका स्वामी ग्रह शनि है, पर इसके देवता बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, समृद्धि, सौभाग्य के कारक हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से भी इसे जोड़ते हैं। तो 20-25 में क्या अलग है? हर साल जैसा ही शुभ है या कुछ ज्यादा? 2025 में जो बात इसे और खास बना रही है वो ये है कि दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र तो है ही, पर ज्योतिषीय विश्लेषण कहता है कि उस टाइम बृहस्पति ग्रह की अपनी पोजीशन भी काफी मजबूत होगी। ओह, बृहस्पति खुद भी मजबूत होंगे? हाँ, बृहस्पति खुद धन, विस्तार, सौभाग्य के ग्रह हैं। तो जब पुष्य नक्षत्र, जिसके देवता बृहस्पति हैं, और खुद मजबूत बृहस्पति का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो इससे एक बहुत शक्तिशाली धन योग बन सकता है। ये नॉर्मल पुष्य नक्षत्र से कहीं ज्यादा पावरफुल स्थिति मानी जा रही है। यानी ये सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, बल्कि बड़े फाइनेंशियल फैसले जैसे इन्वेस्टमेंट, नया बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए भी एक खास शुभ सिग्नल हो सकता है। हाँ, ज्योतिषी नजरिए से तो यही लगता है। ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जब सोच समझकर उठाए गए आर्थिक कदम आगे चलकर अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। हाँ, बेशक पर्सनल कुंडली और बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखनी होती है, पर ओवरऑल ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का संकेत है फाइनेंशियल मामलों के लिए। बहुत बढ़िया। तो कर्म, अध्यात्म और अब अर्थ, तीनों कवर हो गए। अब एक और योग की बात करते हैं जो थोड़ा सूक्ष्म सा लगता है, सूर्य चंद्र का संतुलन। श्रोत में कहा गया है कि दीपावली पर सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। इसे अंतर्ज्ञान दीप योग कहा गया है। ये क्या है? ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा योग है। देखिए, सूर्य क्या है? हमारी आत्मा, हमारी बाहरी पहचान, हमारी चेतना। दीपावली पर सूर्य होंगे तुला राशि में। तुला राशि मतलब संतुलन, हार्मनी, न्याय, रिश्ते। तो बाहरी दुनिया में बैलेंस और हार्मनी की एनर्जी है। ठीक है। और चंद्रमा? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारा इंट्यूशन, हमारी अंदरूनी दुनिया। दीपावली की अमावस्या पर चंद्रमा होगा वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि यानी गहराई, रहस्य, ट्रांसफॉर्मेशन, छिपी हुई चीजों को जानना, तीव्र भावनाएं। ये राशि अंदरूनी खोज और साधना के लिए बहुत पावरफुल होती है। तो जब बाहरी चेतना सूर्य संतुलन तुला में हो और अंदरूनी मन चंद्रमा गहराई वृश्चिक में, तो इसे अंतर्ज्ञान दीप योग क्यों कहते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि ये बाहरी दुनिया यानी त्योहार का उत्सव, रोशनी, और अंदरूनी दुनिया यानी मन की गहराई, इंट्यूशन के बीच एक गजब का संगम, एक बैलेंस बनाता है। अंतर्ज्ञान दीपियों का मतलब यही है कि ये टाइम बाहरी उत्सव और रोशनी के साथ साथ अपनी अंदर की आवाज सुनने, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने, ध्यान में गहरा उतरने
और मेंटल क्लैरिटी पाने के लिए भी असाधारण रूप से अच्छा है। अच्छा। तुला का सूर्य हमें बाहर बैलेंस बनाने को कहता है और वृश्चिक का चंद्रमा हमें अपनी अंदरूनी गहराइयों को समझने का मौका देता है। माना जाता है कि ये योग साधना और ध्यान में गहराई लाने में मदद करता है, या यूं कहें कि अपने अंदर के ज्ञान के दीपक को जलाने में मदद करता है। क्या बात है, मतलब बाहर दिए जलाएं और अंदर ज्ञान का दीप। ये तो दीपावली के असल मतलब को ही ज्योतिष की भाषा में कह रहा है। कमाल है। अच्छा, अब वापस शनि महाराज पर आते हैं। एक और पॉइंट है, श्रोत में शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में घूमना, इसका क्या खास महत्व है? हाँ, शनि किस नक्षत्र में है ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि नक्षत्र एनर्जी के और सूक्ष्म लेवल को दिखाते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, इसके स्वामी खुद बृहस्पति यानी गुरु हैं। ये नक्षत्र थोड़ी तेज एनर्जी, बदलाव, आध्यात्मिक जागरूकता और कभी-कभी थोड़ी उथल-पुथल से भी जुड़ा है। इसके दो चेहरे कहे जाते हैं, एक शांत ज्ञानी और दूसरा थोड़ा उग्र। ओह, तो जब न्याय और कर्मफल देने वाले शनि बृहस्पति के इस नक्षत्र में आते हैं तो कहा जाता है कि वे गुरु ऊर्जा के असर में आकर न्याय करते हैं, मतलब ज्ञान और धर्म की एनर्जी के असर में। तो इसका मतलब क्या हुआ? शनि का न्याय करने का तरीका बदलेगा, थोड़े कम सख्त हो जाएंगे। कम सख्त कहना शायद ठीक न हो, पर तरीका बदल सकता है। इसका मतलब ये लगाया जाता है कि इस दौरान शनि का न्याय सिर्फ सजा देने वाला या कठोर, जैसा शनि का नेचर मानते हैं, नहीं होगा, बल्कि उसमें बृहस्पति की एनर्जी यानी ज्ञान, सीख और विस्तार का असर होगा। अच्छा। कर्मों के फल ऐसे मिल सकते हैं कि उनसे इंसान कुछ सीखे, समझे और भविष्य के लिए सही रास्ता चुने। स्रोत से कहते हैं कठोर न्याय नहीं, बल्कि सीखा देने वाला न्याय। ये सिचुएशन हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब करने और भविष्य के लिए सही कर्मों का संकल्प लेने का एक अहम सिंबल बन जाती है। ये हमें कर्मों के नतीजों से भागने के बजाय उनसे सीखने का मौका देती है। ये तो बहुत गहरी बात है। न्याय जो सजा नहीं, सीख दे। ये शनि गुरु युति वाली बात से भी जुड़ता है। अच्छा, अब एक और पॉइंट है जो कर्म फल से ही डायरेक्ट जुड़ा लगता है, कर्म फल और मुहूर्त दोष। श्रोत कहता है कि शनि के मार्गी होने से ठीक पहले का समय कर्म निर्णय काल कहलाता है। ये क्या है मार्गी होना मतलब? देखिए, ग्रह कभी-कभी पृथ्वी से देखने पर उल्टे चलते हुए दिखते हैं, उसे वक्रीय कहते हैं। रेट्रोग्रेड। हाँ, सुना है। जब वो वापस अपनी नॉर्मल सीधी चाल पर लौटते हैं तो उसे मार्गी यानी डायरेक्ट होना कहते हैं, जैसे गाड़ी रिवर्स से निकलकर सीधी चलने लगे। तो शनि के मार्गी होने से ठीक पहले का जो पीरियड होता है उसे ज्योतिष में एक खास टाइम मानते हैं, जिसे स्रोत कर्म निर्णय काल कह रहे हैं। कर्म निर्णय काल मतलब इस टाइम कर्मों का फैसला होता है, कुछ ऐसा? हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब ये कि इस पीरियड में अतीत में किए गए कर्मों के रिजल्ट्स, अच्छे या बुरे, ज्यादा साफ तौर पर और तेजी से सामने आ सकते हैं। जैसे कोई पेंडिंग फाइल्स क्लियर हो रही हों, शनि की अपनी सीधी नॉर्मल स्पीड पकड़ने से पहले। और इसका दीपावली पूजन के मुहूर्त से क्या कनेक्शन है? मुहूर्त दोष का जिक्र क्यों है? बस यहीं पर मुहूर्त यानी किसी काम को करने के लिए चुने गए शुभ समय का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये कर्म निर्णय काल है जहां कर्मों का हिसाब हो रहा है। तो इस समय की एनर्जी बहुत सेंसिटिव मानी जा रही है। सेंसिटिव। स्रोत के अनुसार अगर इस सेंसिटिव टाइम में दीपावली पूजन या कोई दूसरा जरूरी शुभ काम गलत मुहूर्त में या लापरवाही से किया जाए तो उसके पॉजिटिव असर कम हो सकते हैं या उसमें रुकावट आ सकती है। इसे ही मुहूर्त दोष कहा गया है। मतलब गलत टाइम पर किया अच्छा काम भी वैसा फल नहीं दे पाता जैसा देना चाहिए। अच्छा। इसलिए इस दीपावली पर पूजा और दूसरे शुभ कामों के लिए एकदम सटीक शुभ मुहूर्त चुनना खास तौर पर जरूरी बताया गया है, ताकि कर्मों के शुभ फल मिले और कोई रुकावट ना आए। समझ गई। मतलब इस बार सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं, बल्कि सही टाइम पर करना और भी ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत सेंसिटिव है। अच्छा, ये सारी बातें तो ज्योतिषीय विश्लेषण की हैं। क्या हमारे पुराने ग्रंथ भी कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली की रात के बारे में कुछ खास बताते हैं? उनमें भी ऐसे किसी खास महत्व का जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। दीपावली का महत्व सिर्फ ज्योतिष तक ही नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता में रचा बसा है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में कार्तिक अमावस्या का खास जिक्र है। इसे सिर्फ बाहरी अंधेरे पर रोशनी की जीत का त्योहार नहीं, बल्कि अंदरूनी अज्ञान और नेगेटिविटी के नाश का काल भी माना जाता है। पुराणों में इसे पापों को खत्म करने वाली रात भी कहा गया है। और दीपक जलाने का क्या मतलब है ग्रंथों में?
सिर्फ रोशनी? नहीं, दीपक जलाने का बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब है। ये सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं, ये हमारे अंदर के अज्ञान वाले अंधेरे का नाश और ज्ञान, विवेक, चेतना वाली रोशनी के उदय का प्रतीक है। हर दीपक एक प्रार्थना है, एक संकल्प है प्रकाश की ओर बढ़ने का। इसी तरह लक्ष्मी पूजन को सिर्फ धन दौलत पाने के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि, पवित्रता, संतोष और अंदरूनी प्रकाश जगाने का जरिया भी माना गया है। दीपदान यानी दीपक दान करने का भी शास्त्रों में बड़ा महत्व है, जिसे इस रात में करने से पुण्य मिलता है। तो ये ज्योतिषीय संयोग इन मान्यताओं को और बल देते हैं। हाँ, 2025 में बन रही ये खास ज्योतिषी संयोग इन पारंपरिक मान्यताओं और रिचुअल्स को एक तरह से और भी गहरा मतलब और ताकत देते हैं। जैसे कॉस्मिक एनर्जी भी कह रही हो कि हाँ, ये टाइम अंदरूनी और बाहरी प्रकाश जगाने के लिए वाकई स्पेशल है। बहुत खूब। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो जैसा स्रोत बता रहे हैं, ये दीपावली 2025 सिर्फ एक पारंपरिक त्योहार या छुट्टी का दिन नहीं है। ये ज्योतिष के नजरिए से ग्रहों का एक असाधारण जमावड़ा, एक रेयर बैलेंस का प्रतीक है। वो शनि गुरु का 500 साल वाला योग, हाँ। 2 दिन की वो तेज एनर्जी वाली गुप्त अमावस्या, बृहस्पति के बल के साथ पुष्य नक्षत्र का वो धन योग, बिल्कुल, सूर्य चंद्र का वो अंतर्ज्ञान दीप योग और शनि का वो सीखा देने वाला न्याय, ये सब मिलकर इसे वाकई बहुत बहुत खास बना रहे हैं। बिल्कुल। श्रोत इसे जैसे कर्म निर्णय एवं धर्म प्रकाश पर्व कह रहे हैं, वो काफी सटीक लगता है। ये एक ऐसा टाइम है जब हमें अपने कर्मों पर गहराई से सोचने, अपनी जिम्मेदारियों को समझने, वो हुआ कर्म निर्णय, और साथ ही ज्ञान, सच और सही रास्ते, वो हुआ धर्म प्रकाश की तरफ बढ़ने का एक पावरफुल मौका मिल रहा है। सही। ये ब्रह्मांड से मिल रहे भौतिक समृद्धि, धन योग और आध्यात्मिक तरक्की, अंतर्ज्ञान योग, गुप्त अमावस्या के मौकों का खुले दिल से स्वागत करने का भी टाइम है। ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो ये दिवाली सेल्फ रिफ्लेक्शन, धार्मिकता और भौतिक उन्नति तीनों के लिए एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा दे सकती है। इस पूरी बातचीत के बाद वैसे एक बात मन में आ रही है, क्या ये सारे ग्रह संयोग, ये युतियां, ये नक्षत्र बदलना, ये सब सिर्फ बाहरी खगोलीय घटनाएं हैं जिनका असर हम पर ज्योतिष के नियमों से पड़ता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे अंदर, हमारी कलेक्टिव चेतना में हो रहे किसी गहरे बदलाव का ही बाहरी रिफ्लेक्शन है? ये एक गहरा सवाल है। जैसे ब्रह्मांड हमें आईना दिखा रहा उस बदलाव का, जिसे हम शायद अभी ठीक से महसूस करना या समझना शुरू ही कर रहे हैं। ग्रहों की इस भाषा को, इस कॉस्मिक सिम्फनी को और गहराई से समझने के कई रास्ते हो सकते हैं शायद। सोचने के लिए एक दिलचस्प पॉइंट है ना? बिल्कुल सोचने वाली बात है।